नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, देश भर में इस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि देश की अग्रणी संस्थान है, इस संस्थान ने बाजरा और मक्का पर कई तरह के शोध किए हैं जिसके बारे में किसानों को जानना बेहद जरूरी है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। देश में पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए संस्थान के द्वारा जैव संवर्धित किस्मों के विकास के ऊपर कार्य हो रहा है। मैं पूषा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी विधाएं हैं जिसमें हम जैव संवर्धन के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी आप जो खेत पीछे खड़ा देख रहे हैं, ये मक्के का खेत है और मक्के में विशेष रूप से हमारा अनुसंधान कार्य, इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफान, ये 2 अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन के मुख्य अंग होते हैं और प्रोटीन का शरीर की संरचना के विकास में और उसकी ऊर्जा में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इन किस्मों में लाइसिन और ट्रिप्टोफान की मात्रा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही साथ एक दूसरा पोषक तत्व होता है जिसको हम प्रोविटामिन ए कहते हैं, और प्रोविटामिन ए की कमी अगर होती है तो रतौंधी, जो संध्या के समय न दिखने की बीमारी हो जाती है, और ख़ासकर जो गर्भवती माताएं हैं और छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी इस कुपोषण की वजह से काफ़ी शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं। तो ये जो हमारी किस्में जैव संवर्धित मक्के की किस्में बनाई गई हैं, इसमें प्रोविटामिन ए की मात्रा करीब करीब 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन होती है, जो सामान्य मक्के में मुश्किल से 1 से 2 ppm पाई जाती है। तो इसको अगर हम पोषण अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करें, जो हमारी जैव संवर्धित किस्में हैं, तो कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। सरकार के द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हम लोग उसमें भाग ले रहे हैं। अब अगर हम बात करें हमारे जो भोजन में आने वाले, प्रयोग में आने वाले जितने भोज्य पदार्थ हैं, तो उसमें आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो मोटे अनाज हैं, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इस तरह के चीज़ें जो हैं हमारे खाने की प्लेट से धीरे धीरे दूर होती चली गई, क्योंकि हमारा ज़्यादा जोर जो है स्वाद के ऊपर रहता है और पोषण के ऊपर कम। जबकि इन सारे अनाजों को हम न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जानते हैं। न्यूट्री सीरियल्स इनका नाम इसलिए दिया गया है कि इनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा प्रचुर रूप में पाई जाती है। पूषा संस्थान के अंदर हम यह प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इन मोटे अनाजों की उन्नत किस्मों का विकास करें, जिनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा जो अभी उपलब्ध है उससे और ज़्यादा बढ़ाई जाए। तो इसी दिशा में प्रयास करते हुए, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, मक्के की फसल खड़ी है। हमने जैव संवर्धित मक्के की किस्मों का विकास किया है। 6 किस्में विमोचित की गई हैं पिछले 4 साल के अंतर्गत, और इन किस्मों के अंदर लाइसिन और ट्रिप्टोफान, ये 2 अमीनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन के मुख्य अंग होते हैं। प्रोटीन से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। इन दोनों अमीनो एसिड्स की मात्रा प्रचुर है। करीब करीब इसमें लाइसिन जो है 3 से 4% और जो ट्रिप्टोफान है उसकी मात्रा 1% के आसपास है। इसके साथ ही साथ एक दूसरा पोषक तत्व है जिसको हम प्रोविटामिन ए या बीटा कैरोटीन के नाम से भी जानते हैं। बीटा कैरोटीन की अगर कमी शरीर में होती है तो उसमें तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, ख़ासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको समस्या होती है, और शाम के समय कम दिखने की समस्या, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इसकी भी समस्या आती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो मक्के किस्में विकसित की हैं उसमें प्रोविटामिन ए की मात्रा करीब 10 ppm है, जो सामान्य किस्मों में मात्र 1 से 2 ppm तक पाई जाती है। तो इन जैव संवर्धित किस्मों के द्वारा पोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है।
अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आगे हम आपको दिखाएंगे राष्ट्रीय कृषि अधिवेशन रबी अभियान 2020, जिसको कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। इस पर एक विशेष रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पद्मश्री से सम्मानित एक सफल किसान से। देश के किसानों के लिए अपना जीवन सौंप देने का जज्बा हर किसी में नहीं होता, लेकिन किसान कैलाश चौधरी इसकी मिसाल हैं। राजस्थान के जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील के कीरतपुरा गांव के कैलाश चौधरी जैविक खेती के आइकॉन के तौर पर जाने जाते हैं। न सिर्फ लोग बल्कि देश की बड़ी कृषि संस्थाएं कैलाश चौधरी को रूरल मार्केटिंग गुरु के नाम से बुलाती हैं। अपने बड़े से खेत और इस छोटी सी प्रोसेसिंग प्लांट से कामयाबी की बड़ी कहानी लिखी है कैलाश चौधरी ने। अपनी पूरी तहसील में जैविक खेती के अगुवा के तौर पर जाने जाते हैं कैलाश चौधरी। साल 2005 में मिशन की तरह चला जैविक खेती का ये सिलसिला। हर साल कैलाश चौधरी ने 3-3 गाँव में 50 किसानों की टोली बनाई और अभी तक मिशन चलता ही आ रहा है। आज तकरीबन 5,000 किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती का क्लस्टर शुरू करवाया पूरी कोटपुतली तहसील में। एक बार में हमने 5 गाँव में 50-50 किसानों का शुरू करवाया नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की स्कीम में 2005 में। उसके बाद हर साल 3-3 गाँव में 50-50 किसानों का करते करते हमने 1500 किसानों का क्लस्टर बनाया और उसके फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, ऐसे 4 फेज किए और तकरीबन 5,000 किसान जैविक खेती से जुड़े हमारे यहाँ। उनको कंपोस्ट खाद बनाना बताया, वर्मी कंपोस्ट बताया और अपना नीम और आग से पेस्टिसाइड बनाना बताया, जिससे कि उनकी फसलों में वो केमिकल खाद या पेस्टिसाइड उपयोग ना करें। ये हमने 3 साल तक लगातार पूरी तहसील में हमने ये जैविक खेती का अभियान चलाया और किसानों को सब्जी से लेकर बागवानी और अपनी सीरियल क्रॉप्स जो भी हमारे यहाँ पैदा होती है, ये बहुत अच्छी तरीके से उनको नुकसान नहीं होने दिया और बहुत अच्छी तरीके से उनको जैविक खेती करना सिखाया। कैलाश चौधरी ने किसानों को सिर्फ जैविक खेती की प्रेरणा ही नहीं दी, बल्कि किसानों को कंपोस्ट बनाने से लेकर नीम की खाद कैसे बनाई जाती है उसका भी तरीका सिखाया। 3 साल तक किसानों के खेतों में जाकर उन्हें ट्रेनिंग दी और हर फसल, फिर चाहे वो सब्जी हो, अनाज हो, उसमें रसायनों के प्रयोग को धीरे धीरे कम करवाकर पूरी खेती को जैविक खेती में बदल दिया। एक साधारण किसान के लिए अपनी फसल को जैविक बनाने में चुनौती तो थी, लेकिन कैलाश चौधरी को अपने आप पर भरोसा था। किसान अपने उत्पाद को बाजार में अच्छी कीमत में बेच सकें, इसके लिए ग्रेडिंग और पैकेजिंग की भी ट्रेनिंग दी।
जैविक खेती के उपरांत हमने उनको ग्रेडिंग, पैकिंग और मार्केटिंग सिखाई। हमारे यहाँ दो बड़े शहर हैं, गुड़गांव है, जयपुर है। तो हमने उन किसानों को समझाया कि भाई आप अपनी फसल का, सब्जी का जो भी आप पैदा करते हैं उसकी ग्रेडिंग करिए, छोटी पैकिंग करिए और आप अपना जैविक का उस पर लिखिए कि भाई ये हमने जैविक तरीके से पैदा किया है और उसका सर्टिफिकेट का नंबर डालिए, उसकी सारी चीज़ें उनको धीरे धीरे ट्रेंड किया। 3 साल बाद में वो आज अपना पड़ोस में अलवर है, जयपुर है, अपना गुड़गांव है, दिल्ली है, वहाँ कम से कम 30 से 35 ऐसे गाँव में सेंटर हो गए। किसान कैलाश चौधरी की मेहनत ने इलाके के तमाम किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए। आज यहाँ के किसान अलवर, जयपुर, गुड़गांव और यहाँ तक कि दिल्ली में अपने खेतों की जैविक फसल लेकर आते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं। न सिर्फ फसल से फायदा हो रहा है, बल्कि उन किसानों ने इलाके में बेरोजगारी की समस्या को भी काफी हद तक कम कर दिया है। जो मार्केटिंग करके अपनी उपज का ज़्यादा मूल्य ले रहे हैं, उनको उनकी आमदनी करीब करीब पहले से दुगनी हो गई है। उनके हर घर में 1-1, 2-2, 3-3 खुद के बच्चों को रोज़गार मिल गया है, प्लस जो आसपास की महिलाएं हैं, विधवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको काम मिल गया। किसान कैलाश चौधरी दरअसल नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की स्टेट कमेटी के सदस्य रहे। इसी वजह से कैलाश चौधरी ने पूरे प्रदेश में इसे एक अभियान की तरह चलाया। शुरुआत 16 जिलों से हुई, फिर जिलों की संख्या बढ़कर 25 हुई और धीरे धीरे पूरे राजस्थान में जैविक खेती के इस मिशन ने रफ्तार पकड़ ली। मैं 2004-05 से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में स्टेट कमेटी में सदस्य रहा और हमने जैविक खेती बढ़ाने का पूरे प्रदेश में अभियान चलाया। और उस अभियान में हमने शुरुआत में 16 ज़िले थे, फिर 25 ज़िले हुए, फिर धीरे धीरे पूरा राजस्थान हो गया। उनमें हम हर ज़िले में 4-4 क्लस्टर सेलेक्ट करते थे, जिसमें 200 हेक्टेयर का एक ज़िले में एक बार में होता था। राजस्थान का आज हमारा खाद्यान्न, फल, सब्जियां, मसाले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। साल 2004 में कैलाश चौधरी ने महिलाओं की समिति बनाई, जिसमें आज तकरीबन 45 महिलाएं सदस्य हैं। खूबसूरती इस बात की है कि जैविक कृषि महिला सहकारी समिति से जुड़ी हुई तमाम महिलाएं अपने खेतों में जो जैविक फसल उगाती हैं, उसे सीधे इस प्रोसेसिंग प्लांट में लाती हैं और फिर यहाँ से ग्रेडिंग और पैकेजिंग होकर वो देश के दूसरे शहरों के बाजार तक पहुँच जाती है। इसमें इस गूदे को इस पैकेट में भरते हैं और फिर ये हाइड्रोलिक से दबाते हैं तो इधर से जूस आ जाता है और उस जूस को हम फिल्टर करके हल्का गर्म करके उसका पीएच वगैरह मेंटेन करके और उसको एयर टाइट ड्रम में स्टोर करते हैं। कैलाश चौधरी का मानना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत तो करनी होगी, लेकिन मेहनत सही दिशा में हो तो फिर सफलता ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करवाती। देश के किसानों और युवाओं को कैलाश चौधरी यही संदेश देते हैं कि कड़ी मेहनत और लगन के साथ पूरी तत्परता से अगर किसी भी मिशन में जुटा जाए तो कामयाबी कदम चूमती ही है। कैलाश चौधरी चाहते हैं कि देश का हर किसान अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो। उनकी यही सोच उन्हें दूसरों से अलग करती है और एक महानायक बनाती है। जैविक खेती के लिए कैलाश चौधरी ने जिस अभियान को छेड़ा और सफलता के साथ एक मुकाम तक पहुंचाया, उससे कैलाश चौधरी जैविक खेती में एक आइकॉन के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। और किसान भाइयों बहनों, अब समय हुआ है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको खेती किसानी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो क्या है कृषि कैलेंडर में आज खास आपके लिए, आइए जानते हैं। गाजर की देसी किस्मों के लिए सितंबर का सही माह माना जाता है। सितंबर माह में किसान भाई गाजर की बुआई कर सकते हैं। गाजर की जड़ों के अच्छे विकास के लिए गहरी, नरम और चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है। फसल के अच्छे विकास के लिए बीज की गहराई
1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बिजाई से पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में भिगो दें। इससे बीज के अंकुरन में वृद्धि होगी। और इसी के साथ अभी आपने देखा कृषि कैलेंडर। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है। अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है। और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, अब हम आपको दिखाने वाले हैं राष्ट्रीय कृषि अधिवेशन रबी अभियान 2020, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया नई दिल्ली में। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। दो तीन आग्रह आप सब लोगों को करना चाहता हूँ। एक तो आप सबके ध्यान में आया होगा कि पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण कोविड की अनेक प्रतिकूलताओं के बाद भी अनेक प्रकार की योजनाएं जो खेती और किसानी को पल्लवित और पोषित करने वाली हैं, किसान की ज़िंदगी में सुधार लाने वाली हैं, खेती में उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाने में सहायक हैं, इस दिशा में संचालित की गई हैं। उन सब योजनाओं का लाभ नीचे तक सब किसानों को मिले, यह हम सब लोगों को निश्चित रूप से सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में लंबे समय से जो अपेक्षित कानूनी बदलाव थे, वे भी कल राज्यसभा से पारित हो गए हैं। इनका क्रियान्वयन होगा तो निश्चित रूप से किसानी को लाभ मिलने वाला है। लेकिन कानून की अपेक्षा के अनुसार, सरकार की मंशा के अनुरूप और हमारी किसान की आवश्यकता के अनुरूप इनका इम्प्लीमेंट धरातल पर ठीक प्रकार से हो, यह समय की आवश्यकता है। इसमें परिश्रम भी लगेगा और समर्पण भी लगेगा, और ये दोनों चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से इसका लाभ हम सब लोगों को और देश को मिलेगा ही।
तिलहन की दृष्टि से भी बात चल रही थी। भारत सरकार तिलहन मिशन पर भी काम कर रही है और इस बार सरसों की दृष्टि से, पाम की दृष्टि से भी लक्ष्य को बढ़ाकर तय किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। सामान्यतः जब भी आवश्यकता फर्टिलाइज़र की रहती है उस समय राज्यों से चर्चा में विभाग भी रहता है और हम लोग भी राजनीतिक पदाधिकारियों से चर्चा में रहते हैं। तो मुझे ये ध्यान में आया कि कुल मिला के राज्य से जब अनुमान भेजे जाते हैं तो कुछ राज्य को जितना गंभीर होना चाहिए उतनी गंभीरता दिखती नहीं है, क्योंकि राज्य से फ़ोन आता है कि यूरिया नहीं मिल रहा है। हम लोग सेकेंडरी फर्टिलाइज़र को बात करते हैं, सेकेंडरी फर्टिलाइज़र कहते हैं कि जितना अनुमान भेजा गया था उतना हम भेज रहे हैं और एकदम आप आवश्यकता प्रतिपादित कर दो तो मंत्रालय के सामने भी अनेक प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है कि जिसकी भी आवश्यकता है उस हर आवश्यकता को केंद्र सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर जो हमारी जिम्मेवारी है हम उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। लेकिन राज्य सरकारों को निश्चित रूप से ये अनुमान वगैरह भेजने के मामले में थोड़ा पहले अगर गंभीरता से प्रयत्न कर लेंगे तो समय पर जो तकलीफ़ पैदा होती है उस तकलीफ़ से आप सब लोग भी बच पाओगे और चूँकि आपकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए फिर केंद्र सरकार को भी इधर उधर बहुत एक्सरसाइज करना पड़ती है तो उससे भी हम बच पाएंगे। और बीच में जो थोड़ा माहौल भी ख़राब होता है कि फर्टिलाइज़र कमी हो गई, ये हो गई, फर्टिलाइज़र भी है, सारा कुछ भी है और उसके बावजूद भी अगर आलोचना हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़े तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। रबी की दृष्टि से आप सब ने अपनी आवश्यकताएं प्रतिपादित की हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ, भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ा है और आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। रबी की फसल भी अच्छी हो इसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से, विभाग की ओर से अग्रिम बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 मुख्य प्रावधान किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलता पूर्वक व्यापार कर सकें। राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करना, परिवहन लागत एवं कर में कमी लाकर किसानों को उत्पाद की अधिक कीमत दिलाना, ई ट्रेडिंग के जरिए किसानों को उपज बिक्री के लिए ज्यादा सुविधाजनक तंत्र उपलब्ध कराना, मंडियों में अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता, किसानों से प्रोसेसर्स, निर्यातकों, संगठित रिटेलरों का सीधा संबंध ताकि बिचौलिए दूर हों। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 मुख्य प्रावधान अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू आदि को अत्यावश्यक वस्तु की सूची से हटाना, अपवाद की स्थिति जिसमें कि 50% से ज्यादा मूल्य वृद्धि शामिल है को छोड़कर इन उत्पादों के संग्रह की सीमा तय नहीं की जाएगी। इस प्रावधान से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, कीमतों में स्थिरता आएगी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी, देश में कृषि उत्पादों के भंडारण एवं प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि होगी। भंडारण क्षमता वृद्धि से किसान अपनी उपज सुरक्षित रख सकेगा एवं उचित समय आने पर बेच पाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।